जो जिंदा है वो एक दिन खत्म होगा। ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई अपवाद नहीं। लेकिन जो मरकर भी जिंदा रहे वही असली शक्ति बन जाता है, वही सबसे प्रभावशाली और कभी कभी सबसे खतरनाक भी हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, जिंदा बी.आर. अंबेडकर से ज्यादा शक्तिशाली मरा हुआ अंबेडकर है। जिंदा अंबेडकर एक व्यक्ति था, एक शरीर था, एक आवाज था जिससे लोग असहमत हो सकते थे, जिसका विरोध किया जा सकता था, जिससे अनदेखा भी किया जा सकता था। लेकिन मृत्यु के बाद कुछ बदल गया। अब अंबेडकर सिर्फ व्यक्ति नहीं रहा, अब वो विचार बन गया है। और जब कोई व्यक्ति विचार बन जाता है तब उसे खत्म करना असंभव हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति को मारा जा सकता है लेकिन विचार को नहीं। आज अंबेडकर किसी एक जाति, किसी एक वर्ग या किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं, वो हर उस मनुष्य में जीवित है जो अपने अधिकार की बात करता है, जो बराबरी की बात करता है, जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है। यही असली अमरता है। और समझो ये अमरता कैसे आई। जब अंबेडकर ने भारत के संविधान को आकार दिया तब उन्होंने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी, उन्होंने एक चेतना को जन्म दिया। अब वो चेतना कागज पर नहीं है, अब वो लोगों की सांसों में है। अगर अंबेडकर केवल एक जीवित व्यक्ति रहते तो समय के साथ उनकी आवाज कमजोर पड़ सकती थी, इतिहास में दब सकती थी। लेकिन जब वही आवाज संविधान बन गई तो वो व्यवस्था बन गई। और व्यवस्था को मिटाना व्यक्ति को मिटाने से कहीं ज्यादा कठिन होता है। सोचो, अगर अंबेडकर न होते तो क्या भारत सच में लोकतंत्र बन पाता? हो सकता है एक संविधान फिर भी बनता, लेकिन वो केवल शब्दों का ढांचा होता, उसमें आत्मा नहीं होती, उसमें वो पीड़ा नहीं होती जो सदियों के अन्याय से जन्मी थी, उसमें वो जिद नहीं होती जो हर इंसान को बराबरी देने के लिए जरूरी थी। और तब लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है, जैसे कई जगहों पर होता है जहां अधिकार किताबों में होते हैं लेकिन जमीन पर नहीं। अंबेडकर ने इस खतरे को समझा था, इसलिए उन्होंने सिर्फ कानून नहीं बनाए, उन्होंने इंसान को केंद्र में रखा। और खासकर उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई थी, महिलाएं, दलित, वंचित। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को अधिकार देने की नींव रखी। संपत्ति का अधिकार, विवाह में समानता, तलाक का अधिकार। ये केवल कानून नहीं थे, ये समाज की जंजीरों को तोड़ने की शुरुआत थी। जब कोई व्यक्ति सत्य को छू लेता है तो वो खुद से बड़ा हो जाता है। अंबेडकर भी वहीं पहुंचे। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने उस चेतना को जन्म दिया जो आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहेगी। इसलिए याद रखना, व्यक्ति मरता है लेकिन विचार अगर सच पर आधारित हो तो वो कभी नहीं मरता। और वही विचार समय के साथ समाज की दिशा तय करता है। यह हर उस महिला के लिए था जिसे सदियों से परंपराओं के नाम पर सीमित किया गया। वो केवल किसी एक वर्ग की कहानी नहीं थी, यह हर घर की कहानी थी। ब्राह्मण महिला हो या किसी और जाति की, बंधन सबके लिए थे। नाम अलग थे लेकिन कैद एक ही थी। परंपरा के नाम पर स्वतंत्रता को दबा दिया जाता था, सम्मान के नाम पर आवाज छीन ली जाती थी। और तब अंबेडकर ने सिर्फ कानून नहीं लिखा, उन्होंने एक बुनियादी सवाल खड़ा किया, क्या किसी इंसान की गरिमा पर समझौता किया जा सकता है? उनका उत्तर साफ था, नहीं, कभी नहीं। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि अधिकार किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं होते। अधिकार अधिकार है और हर इंसान का जन्मसिद्ध हक है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, मरा हुआ अंबेडकर ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि अब वो एक व्यक्ति नहीं है, अब वो हर उस कानून में है जो तुम्हें सुरक्षा देता है, हर उस अधिकार में है जो तुम्हें बोलने की ताकत देता है, और हर उस इंसान में है
जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। अब अंबेडकर को रोका नहीं जा सकता। अब वो किसी किताब के पन्नों में कैद नहीं है। अब वो लोगों की चेतना में बह रहा है। और यही सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई व्यक्ति सत्य को छू लेता है तो वो नाम नहीं रहता, वो ऊर्जा बन जाता है। अंबेडकर अब वही ऊर्जा है। अब वो इतिहास नहीं है, अब वो एक निरंतर संघर्ष है, एक ऐसी मसाल जो बुझती नहीं। वो हर उस दिल में धड़कती है जिसने झुकना छोड़ दिया है, जो सिर उठाकर जीना सीख गया है। और एक बात जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते, भारत की असली ताकत क्या है? न सेना, न जनसंख्या। भारत की असली ताकत है उसका संविधान। ये सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं है, ये एक जीवित चेतना है। ये तुम्हें बराबरी देता है, ये तुम्हें स्वतंत्रता देता है, ये तुम्हें न्याय का भरोसा देता है। और यही कारण है कि भारत आज भी खड़ा है, क्योंकि इसकी नींव सत्ता पर नहीं, सिद्धांत पर टिकी है। और उस सिद्धांत की आत्मा में आज भी अंबेडकर जीवित है।